तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए अगला वीडियो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे एग्जाम्पल 2.3 के उदाहरण। तो आज हमारा टॉपिक है संख्याओं की अपरिमेयता के प्रमाण। संख्याओं के अपरिमेयता के परिमाण, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, एक तो होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या वे होती हैं कि वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? P/Q के रूप में, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल 0। तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप 1, 2 और 1/2, 100 और 105। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। इसी प्रकार एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय तो इसमें क्या होता है, जिसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको इसके रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए आप √2, √3, √5, 7 √5। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। मतलब इनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए, संख्याओं के अपरिमेयता के परिमाण हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल, कुछ परिमेय आपको दे रखी हैं, उनको सिद्ध करेंगे। तो आपके देखिए, आपके उदाहरण में है पहले प्रमेय नंबर 2.3। इसको हम सिद्ध करेंगे। ये कह रहा है कि भाई कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P एक अभाज्य संख्या है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है। तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। तो ये स्टेटमेंट है। यदि P A² को विभाजित करता है, यदि P A² को विभाजित करता है, P A² को विभाजित करता है, तो P A को भी विभाजित करेगा। तो P A को भी विभाजित करेगा। ये आपको सिद्ध करना है भाई। देखिए, ये स्टेटमेंट है आपके। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब इसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसी का जाएगा या एक का ही जाएगा केवल। तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो देखिए, आप इसको सिद्ध करेंगे।
तो देखिए भाई, आपको दे रखा है कि ए क्या है, एक पूर्णांक है। आपको दे रखा है कि ए पूर्णांक है, तो आप मान लीजिए कि ए बराबर P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn, ये आपने मान लिया, ठीक है, माना, ठीक है। जहाँ पर P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn ये क्या है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है, अभाज्य संख्या कौन सी, P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये आपको अभाज्य संख्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करोगे तो इसको भी आप इनसे ही आपस में गुणा करोगे, मतलब P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn कोष्टक P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, इसको आप इसको डबल बार ऐसे लिखोगे। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब P1 इंटू P1 करोगे तो P1 का स्क्वायर, P2 इंटू P2 करोगे तो P2 का स्क्वायर, फिर P3 का स्क्वायर डॉट डॉट Pn का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर, ठीक है। अर्थात मतलब ए स्क्वायर का भाग P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर और Pn का स्क्वायर, इनका भाग आप ए स्क्वायर में इधर ला के भी दे सकते हैं। मतलब ए स्क्वायर का भाग जा रहा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर और P3 स्क्वायर में, ठीक है। तो देखिए अब ए स्क्वायर को P कोई अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ये आपको दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है कि यहाँ से P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, और P क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, संख्या, ठीक है, ये अभाज्य संख्या। अब P ए स्क्वायर का, तो P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो P क्या है, ए स्क्वायर का, P ए स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो इस मूलभूत अद्वितीय के गुण से उपयोग द्वारा हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड P1 P2 है, इसलिए अभाज्य P संख्या 1 होगी। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बराबर P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn एवं P, अर्थात ए बराबर P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn एवं P, मतलब ए का आप इधर जाके पक्षांतर बटा में लिखोगे ना, तो ए बटा का P आएगा, अर्थात कि P ए को भी विभाजित, ए को भी विभाजित करेगा, ये इससे सिद्ध होता है, ठीक है। मतलब जब P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P एक अभाज्य संख्या है और P ए स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, मतलब ए स्क्वायर को P विभाजित करेगा तो P ए स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। तो इसी प्रकार से
हमने माना था कि a बराबर p1 p2 p3 डॉट डॉट pn एवं p, तो ये संख्याएं a के बटा में जाएगी। तो a के बटा में जाती है तो अर्थात आप कह सकते हैं कि p a को भी विभाजित करेगा। तो p मतलब p इनमें से ही कोई एक है, मतलब p, ठीक है। तो a बराबर आप p कह सकते हैं, मतलब इनका मतलब एक p हो सकता है ना, तो a बटा p हो जाएगा। तो p a को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि p जब p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगली प्रमेय में काम आएगी, तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रमेय देखेंगे हम। देखिए अगली प्रमेय में नेक्स्ट है प्रमेय नंबर 2.4। इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सिद्ध करते हैं। देखिए अब मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए आपसे पूछा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करनी है। लेकिन हम इसका उल्टा मानते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए हमने ले लिए, हम मान लेंगे कि अगर देखिए √2 अगर परिमेय संख्या है तो आप इसको a/b इस तरह से बटा के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a, b क्या है, दो पूर्णांक है, दो सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। मतलब हमने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 परिमेय संख्या है तो आप इसको a/b के रूप में बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य का मतलब कि ये इसमें और इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ना ही जैसे मान लीजिए यहाँ 4 या 6 हो, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें भी 2 का भाग जाता हो, इसमें भी 2 का भाग जाता हो, ऐसा सिस्टम ऐसा नहीं है। मतलब ये एक तरह से सह अभाज्य पूर्णांक है, मतलब इनकी कोई किसी संख्या से आप इन दोनों को काट नहीं सकते हैं। सह अभाज्य का मतलब ये है, ठीक है। आगे देखिए, इनका दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो इसका वर्ग करोगे आप तो ये हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा a²/b²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2, इसको इधर लीजिए 2b² बराबर a²। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। अब देखिए 2b² बराबर a²। अब देखिए 2b² में 2 का भाग जा रहा है, अगर इसमें 2 का भाग जाएगा मतलब आप इसमें 2 का भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। वैसे तो ये दोनों संख्या बराबर हैं,
2b² बराबर a², यहाँ बराबर है तो इसमें 2 का भाग देते हैं, ठीक है। तो इधर भी 2 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है तो इधर भी तो 2 का भाग जाना चाहिए। तो इसलिए कहने का मतलब है कि टू बी स्क्वायर 2 से विभाजित हैं, ठीक है, 2 से विभाजित है। तो इसलिए a² भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। जब a² भी 2 से विभाजित होगा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि तो a को भी मतलब 2a को भी विभाजित करेगा। इधर देखिए, देखो 2b² में 2 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 2 का भाग जाना चाहिए, मतलब 2b² 2 से विभाजित है, ठीक है। ये तो बात आपको कन्फर्म हो गई। तो इसलिए a² भी, ये a² भी 2 से विभाजित होगा। अब a² 2 से विभाजित होगा तो 2a को भी विभाजित करेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर a² को 2 से विभाजित होता है तो a को मतलब 2a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो देखिए भाई, a को 2 से विभाजित मतलब 2a को विभाजित कर रहा, मतलब a में 2 का भाग जा रहा है, कहने का मतलब ये है। तो a में 2 का भाग जा रहा है तो ये एक प्रमेय संख्या हो सकती है। इसको आप एक a/2 को आप c मान सकते हैं। तो c एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। अब देखिए c एक पूर्णांक है, दोनों तरफ इसको 2 को इधर ले लीजिए, a² बराबर, सॉरी वर्ग अभी मत करो, a बराबर 2c, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा a² बराबर 4c स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, यहाँ कर रहा हूँ। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, इधर देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से, मतलब यहाँ a² बराबर 2b² है, यहाँ a² बराबर 4c² है। तो इसका मान, a² का मान यहाँ पे रख दो तो ये आ जाएगा 2b² बराबर 4c², 2 से काट दो तो यहाँ आ जाएगा b² बराबर c², 2c², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 2 का भाग जाना चाहिए। इधर देखिए भाई, 2c मतलब 2c² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है ना। तो b² को भी 2, तो इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए 2b² को भी विभाजित करेगा, जब 2b² को विभाजित करेगा तो आप जानते हैं कि 2b को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा, ठीक है।
तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए हमने माना था पहले कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देखिए 2b को भी विभाजित कर रहा है और यहाँ पे देखिए 2a को भी विभाजित कर रहा है। तो इससे सिद्ध होता है, यहाँ पे देख लीजिए, इससे सिद्ध होता है चूँकि 2a को भी तथा 2b को भी विभाजित करता है, अतः हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास है, अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए दोबारा, यहाँ पे देखिए a/b, ये a और b से अभाज्य पूर्णांक माना था हमने, पूर्व में √2 परिमेय संख्या माना था और a b से अभाज्य पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पे 2a को भी विभाजित करेगा, मतलब 2a को विभाजित कर रहा है और यहाँ पे 2b को भी विभाजित कर रहा है। तो मतलब हमने यहाँ पे a b कोई कॉमन फैक्टर नहीं था और यहाँ पे a को भी विभाजित कर रहा है और 2 में b का भी भाग जा रहा है, b में 2 का भी भाग जा रहा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी जो पूर्व मान्यता है उसका विरोधाभास हो रहा है। तो इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमने माना है परिमेय संख्या है तो इसका उल्टा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए नई प्रमेय है हमारी दूसरी, अगली 2.5, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए भाई, सिद्ध करना हमको, तो हम मानते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। हम अभी तो मान लेते हैं, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। सिद्ध हमको क्या करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया, माना, इसका उल्टा मानते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब कोई संख्या परिमेय होती है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि √3 बराबर, इसको आपने मान लीजिए a/b के रूप में लिख लिया, ठीक है, जहाँ a, b क्या है, पूर्णांक है, मतलब सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, मतलब a और b में से कोई कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो देखिए आप इसका वर्ग भी कर सकते हैं, मतलब इसका वर्ग कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √ से रूट कट जाएगा, तो ये 3 बराबर a²/b² हो जाएगा। इसको आप इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3b² बराबर a², ठीक है। अब देखिए 3b² बराबर a², तो यहाँ पे देखिए 3 का भाग जा रहा है इसमें, तो अगर 3 का भाग इसमें जाएगा तो 3 का भाग इसमें भी जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 3b² को
विभाजित करता है, अगर 3 इसको विभाजित करता है तो 3 इसको भी विभाजित करेगा, तो इसलिए 3a² को भी विभाजित करेगा। सिंपल बात है। अगर 3a² को विभाजित करेगा तो इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा। ये बात अभी हमने पिछली प्रमेय नंबर किस में पढ़ा था, 2.3 में पढ़ा था। ठीक है, ये बात हमने अभी प्रमेय नंबर 2.3 में पढ़ा था कि 3a² को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो देखिए 3a को विभाजित करेगा, तो 3a को विभाजित करता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/a बराबर, आप इसको कोई नाम दे सकते हैं 3/a को, कोई संख्या मतलब c, मान लीजिए आपने कोई पूर्णांक दे दिया, तो जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है, c क्या है, पूर्णांक है। इधर देखिए, अब इनमें दोनों तरफ क्या वर्ग कर दीजिए आप, तो ये तो हो जाएगा, इसको वर्ग कर दीजिए तो ये आ जाएगा 9/a² बराबर c²। ठीक है, मतलब 3/a बराबर c, तो सॉरी ये उल्टा लिख दिया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3a को विभाजित करता है, मतलब a में आपको 3 का भाग देना है, तो a/3 बराबर, इसको आप एक पूर्णांक मान सकते हैं, जहाँ c क्या है, पूर्णांक। ठीक है, c क्या है, पूर्णांक। इसको आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, यहाँ जाएगा a²/9 बराबर c², तो a² इसका इधर ले जाइए 9 को, a² बराबर 9c²। ठीक है, तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से यहाँ पे a² का मान यहाँ से रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3b² बराबर 9c²। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको काट लीजिए, तो ये बन गया b² बराबर 3c²। अब यहाँ पे देखिए 3c² में 3 का भाग जा रहा है, तो सिंपल बात है, अगर 3 का भाग ये दोनों बराबर है, अगर 3 का भाग इसमें जाएगा तो इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3c² को विभाजित करती है, विभाजित करता है, तो b² तो 3b² को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब 3b² को विभाजित करेगा, तो अभी हमने प्रमेय नंबर 2.3 में पढ़ा था कि 3b² को विभाजित करेगा
तो सिंपल बात है कि 3b को भी विभाजित करेगा, 3b को भी विभाजित करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3a को भी विभाजित कर रहा है और 3b को भी विभाजित कर रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ी सी बात है। यहाँ पे देखिए 3a को भी विभाजित कर रहा है और 3b को भी विभाजित कर रहा है। और हमने माना था कि ab, जो ab प्रमेय संख्या है बटा के रूप में होती हैं, ab सह अभाज्य पूर्णांक है, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे 3a को भी विभाजित कर रहा है और 3b को विभाजित कर रहा है, मतलब दोनों में क्या 3 कॉमन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास है, विरोधाभास है, मतलब उल्टा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 3a को विभाजित कर रहा है, मतलब यहाँ पे 3a का भी फैक्टर है और इधर देखिए 3b को भी विभाजित करता है, तो b का भी 3 फैक्टर है। मतलब तो हमने पहले माना था कि ab सह अभाज्य पूर्णांक है, मतलब दोनों में ये 3 कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ पे 3 दोनों में कॉमन है। तो हमारी जो पूर्व मान्यता है, हमने क्या माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए इसका उल्टा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट परिमेय आपकी बिल्कुल सेम है, √2, √3 और √5 बिल्कुल सेम टू सेम है, एक जैसी परिमेय है। इनको आप एक समझ में आ गई है तो आपको सारी समझ में आ जाएगी। तो देखिए एक परिमेय और है, उसको और देख लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। लास्ट है आपकी इसके जैसी, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए फिर तो हमको सिद्ध करना है, तो हम मान लेंगे, माना √5, इसका उल्टा मानते हैं, √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए √5 परिमेय संख्या हमने मानी है। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? चलो मान लीजिए हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं, तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है Q = 0। तो देखिए P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो देखिए अब दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए। तो अगर आप वर्ग करोगे दोनों तरफ, तो देखिए यहाँ इसका वर्ग से √ हट जाएगा, तो यहाँ 5 बराबर ये हो जाएगा P²/Q। नेक्स्ट अब इसको Q² है
क्यू स्क्वायर को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 5q² बराबर p²। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। इधर देखिए, इसमें 5 का भाग जा रहा है, अगर इसमें 5 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। तो 5q² को विभाजित करता है। आप सभी को पता है कि कोई भी संख्या में अगर 5 का गुणन है, मतलब 5 का गुणांक है, तो उसमें 5 का भाग जाता है। अब इस संख्या में 5 का गुणांक है, तो इसीलिए इसी वजह से इसमें 5 का भाग जा रहा है। तो ये संख्या इसके बराबर है, तो इसमें भी 5 का भाग जाएगा। तो इसलिए 5p² को भी विभाजित करता है, तो ये भी इसको विभाजित करेगा। तो प्रमेय, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रमेय 2.3 के अनुसार, जो शुरू में पढ़ी थी उसके अनुसार 5p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा, 5p को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना। तो देखिए, अगर 5p को विभाजित करता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p/5। इसको हम कोई कॉमन संख्या दे सकते हैं, सॉरी कोई पूर्णांक दे सकते हैं। मान लीजिए c है ये p/5 का मतलब, तो c क्या है यहाँ पे, कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक। तो p/5 बराबर c। अब देखिए, इन दोनों तरफ इनका दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, वर्ग कर लेते हैं, तो ये हो जाता है p²/25 बराबर c²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि p² बराबर 25 c²। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। यहाँ से देखिए, अब देखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से यहाँ पे देखिए p² का मान है 5q² और p² बराबर 25c²। तो p² का मान यहाँ से रख देते हैं, तो ये हो जाता है 5q² बराबर 25c²। इनको 5 से काट दो, ये हो जाएगा q² बराबर 5c²। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो 5c² को विभाजित करता है। तो जाहिर सी बात है कि q² को भी विभाजित करेगा, तो इसलिए 5q² को भी विभाजित करेगा, करता है लिख दो। ठीक है, तो इसलिए प्रमेय नंबर 2.3 में पढ़ा था 5q² को विभाजित करता है, तो ये 5q को भी विभाजित करेगा, इसको भी विभाजित करेगा। अब यहाँ से देखिए भाई, इधर 5p को विभाजित करता है, इस p को 5p को विभाजित करता है और 5q को भी विभाजित करता है, इस q को भी। तो यहाँ से लिख दीजिए 5, इस डिब्बे में लिख रहा हूँ। ठीक है, 5p को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, वह 5q को भी विभाजित
करता है। लेकिन हमने पहले क्या माना था कि P, Q से अभाज्य पूर्णांक है, मतलब से अभाज्य गुणनखंड है, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ तो देखो 5 P को भी विभाजित करता है और 5 Q को विभाजित कर रहा है, मतलब कॉमन गुणनखंड नज़र आ रहा है इसमें। तो अतः हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 एक, इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारी 2.5 तक 2.4 से 2.4 है ना, 2.4 2.5 और ये सॉरी 2.6 है ये, है ना। तो 2.6 ये लगभग समान सी प्रमेय है। तो इनको आपको एक समझ में आ गई होगी तो सारी समझ में आ जाएगी, इसलिए प्रत्येक में आप देख लेना सेम सी है। फिर हम कल नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।